Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 17th of March 2023. First news है Japan Prime Minister set to outline open free Indo-Pacific plan in visit next week. 2007 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे इन्होंने एक स्पीच दी थी द कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। उसके बाद से ही इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट आता है। जो अभी के जापानीज प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा, ये इंडिया विजिट करने वाले हैं मार्च 2021 को और यहाँ पर ये आउटलाइन करेंगे ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। अगर हम यहाँ पर इंडो पैसिफिक की बात करें तो जापान भी यही मानता है कि इंडो पैसिफिक यहाँ पर फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, यहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए और जो चाइना की एग्रेसिवनेस है इसको कंटेन करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो चाइना की एग्रेसिवनेस है साउथ चाइना सी में, इसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंटेन करने की ज़रूरत है। 16 years after Japan's then Prime Minister Shinzo Abe gave his seminal speech The Confluence of the Two Seas, और इसके बाद से निकल कर आता है इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट। His successor Fumio Kishida is set to announce a new plan for a free and open Indo-Pacific। और ये जो यहाँ पर बताया जाएगा, ये कहाँ पर बताया जाएगा, इन अ स्पीच जो कि ऑर्गेनाइज की गई है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक है। हिज प्लान इज एक्सपेक्टेड कि बेसिकली जो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ हैं और जो थ्रेट फेस कर रहे हैं फ्रॉम द बीजिंग, तो इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा नॉन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर कंट्रीज़ जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में हैं और ये थ्रेट फेस कर रहे हैं बीजिंग की वजह से, इंक्लूडिंग द मिलिट्री बिल्डअप इन द साउथ चाइना सी। फिर यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ की बात की गई है। क्वाड कंट्रीज़ में यहाँ पर इंडिया आता है, यूएसए आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर क्वाड ग्रुपिंग का पार्ट है। इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था उस समय के जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा, जब इन्होंने इंडिया को विजिट किया था 2007 में और इन्होंने डिलीवर की थी एक स्पीच द कन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज। आबे वॉज इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन 2014 और इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था 2021 में। लास्ट ईयर इनका असासिनेशन कर दिया जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये विजिट करते हैं इनके स्टेट फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। तो इससे ये समझ आता है कि इंडिया जापान रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप खुद देख सकते हो। कोविड केसेस अब, हेल्थ सेक्रेटरी राइट्स टू 6 स्टेट्स, ये भी यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में चाइना के ताइजी कुआन को ऐड किया गया है। ठीक है, अभी आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि इंडिया का क्या क्या ऐड हो चुका है और टोटल यहाँ पर कितने हैं, तो आपको यहाँ पर नाम के साथ बताना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे तो आपको भी लंबे समय तक याद रह जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ताइजी कुआन क्या है? ये चाइना की मार्शल आर्ट है। China's Taizi-Kuan was added to the UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity on December 17, 2020। यूनेस्को अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे डिस्क्राइब करता है ताइजी कुआन को? एज अ ट्रेडिशनल physical practice characterized by relaxed circular movements that work in harmony with breath regulation and the cultivation of a righteous and neutral mind। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये चाइना की मार्शल आर्ट है और इसको यहाँ पर ऐड किया गया था यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। नेक्स्ट है फर्स्ट टेस्ट व्हीकल डेमोस्ट्रेशन अंडर गगनयान लाइकली इनमें। तो गगनयान मिशन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। गगनयान मिशन है बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 3 फ्लाइट्स को ऑर्बिट में भेजा जाएगा, 2 यहाँ पर अनमेंड फ्लाइट्स होंगी और एक यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल कॉल्ड द ऑर्बिटल मॉड्यूल, इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिसमें एक महिला भी होगी। ये सर्कल करेगा अर्थ को एट अ लो अर्थ ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ फॉर 5 to 7 डेज। पेलोड में क्रू मॉड्यूल होगा एंड सर्विस मॉड्यूल होगा। इट विल बी इक्विप्ड कि इमरजेंसी एस्केप यहाँ पर कैसे कराया जाएगा और अगर मिशन अबॉर्ट होता है तो कैसे यहाँ पर इमरजेंसी एस्केप होगा। लॉन्च इसको कैसे किया जाएगा? तो GSLV Mark 3, जिसको कि अब लॉन्च व्हीकल Mark 3 कहते हैं, इसका यूज़ किया जाएगा। द 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल विल बी यूज्ड टू लॉन्च गगनयान। जो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है इनकी ट्रेनिंग हो रही है रशिया में। In June 2019, the Human Space Flight Center of the ISRO and the Russian government-owned Glavcosmos signed a contract for the training, which includes कि रशिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया कि कौन से कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, उनकी स्पेस ट्रेनिंग। तो आपको यहाँ पर गगनयान मिशन ज़रूर पता होना चाहिए, न्यूज़ में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन प्रपोजल फॉर ई पोस्टल बैलेट फॉर ओवरसीज वोटर्स अंडर डिस्कशन। तो इसके लिए यहाँ पर अमेंड करना पड़ेगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को, सो दैट यहाँ पर जो ओवरसीज इलेक्टर्स है ये यहाँ पर वोट कर सकें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू। ये है क्या? तो ETPBS इनेबल्स की जो एंटाइटल्ड सर्विस वोटर्स हैं ये अपने वोट को कास्ट कर सकें। कैसे? जो इन्होंने पोस्टल बैलेट को रिसीव किया है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इसके थ्रू ये अपने वोट को कास्ट कर सकें फ्रॉम देयर प्रेफर्ड लोकेशन, अगर ये अपनी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के वहाँ पर नहीं है और कहीं और हैं। सर्विस वोटर्स कौन से होते हैं? जो कि सेंट्रल फोर्सेस में काम करते हैं अंडर आर्म्स एक्ट, या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं इन एम्बेसीज आउटसाइड द कंट्री, इनको क्लासीफाई किया जाता है सर्विस वोटर्स की तरह। इट इज़ डेवलप्ड, ये जो यहाँ पर ETPBS है इसको यहाँ पर किसने डेवलप किया है? तो इसको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ CDEC। CDEC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और सर्विस वोटर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अप अ प्रपोजल कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को यहाँ पर अमेंड किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर ओवरसीज इलेक्टर्स। अभी ओवरसीज वोटर कैसे वोट कर सकते हैं? तो बेसिकली इनको इन पर्सन आकर वोट करना पड़ता है। दे आर अलाउड टू वोट इन पर्सन एट द पोलिंग स्टेशन, जहाँ पर इनको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो अभी इनके लिए ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इनको भी ये अवेल कराने की ज़रूरत है, और जिसके लिए यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961। आगे हम चलते हैं। हैव अबाइडिंग इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया रीजन। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना ने एक डील ब्रोकर कराई है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब इंडिया का क्या कहना है? इंडिया का बेसिकली ये कहना है कि अगर हम वेस्ट एशिया रीजन की बात करें तो हमारे सारे ही कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। इन द वेक ऑफ द पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान ऑन थर्सडे, इंडिया सेड इट हैज़ ऑलवेज एडवोकेटेड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, कि डिफरेंसेस को कैसे रिजॉल्व किया जाए, एंड इट हैज़ अबाइडिंग इंटरेस्ट इन द रीजन। और इंडिया के यहाँ पर अच्छे रिलेशन है विद वेरियस कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया। आगे हम चलते हैं। 10 फिशरमैन ऑन बोर्ड तमिलनाडु ट्रॉलर हंट डॉल्फिन्स। तो यहाँ पर कॉमन डॉल्फिन की बात की गई है जो कि मोस्ट अबंडेंट सेटेशियन है। ये जो स्पीशीज़ है लिस्टेड है इन द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है इंडिया में। ठीक है, तो बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी हम और भी डॉल्फिन्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इरावदी डॉल्फिन्स। इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इन 3 रिवर्स। तो एक तो इरावदी रिवर होगी म्यांमार की, नाम ही इसका इसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अलावा महाकाम एंड द मेकोंग। कंजर्वेशन स्टेटस तो IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन्स, they generally occur in the shallow coastal waters of the Indian Ocean, Southeast Asia and Australia. कंजर्वेशन स्टेटस तो IUCN में ये नियर थ्रेटेंड है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन्स। द इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन अकर्स विद इन द इंडियन ओशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, और ये भी यहाँ पर इंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। तो हमने यहाँ पर 3 डॉल्फिन्स को डिस्कस किया है। पहला हमने डिस्कस किया इरावदी डॉल्फिन्स, जो कि पाई जाती है इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मेनली इन 3 रिवर्स इरावदी, महाकाम एंड द मेकोंग, और IUCN में ये है इंडेंजर्ड। देन हमने डिस्कस किया इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन्स। दे जनरली अकर इन शैलो कोस्टल वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और IUCN रेड लिस्ट भी ये नियर थ्रेटेंड है। थर्ड है इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन्स। इट अकर्स विद इन द इंडियन ओशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, और इसका स्टेटस है इंडेंजर्ड। अब हम चलते हैं आगे। नॉर्वे केयर्स। तो ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है? तो बेसिकली एक मूवी रिलीज हुई है जिस मूवी का नाम है मिसेस स्ट्रैटजी वर्सेस नॉर्वे। तो इस मूवी में क्या दिखाया गया है? तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया गया है कि इस मूवी में ये दिखाया गया है कि 10 साल पहले यहाँ पर कोई कपल थे जो कि नॉर्वे गए थे, और नॉर्वे में वो अपने बच्चों को हाथ से फीड करते थे, अपने साथ सुलाते थे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर नॉर्वे की अथॉरिटीज़ हैं उनको ये लगा कि बच्चे के ऊपर ये सब कुछ फोर्स किया जा रहा है, फोर्स फीडिंग की जा रही है, और जिसकी वजह से उन बच्चों को ले लिया गया था और यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्स में डाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद उनकी मदर का जो भी बैटल रहा बच्चों की कस्टडी को वापस लेने के लिए, ये सब मूवी में दिखाया गया है। तो ऑथर का ये कहना है ये सब कुछ यहाँ पर गलत है। जो इंडिया का कल्चर है नॉर्वे इसकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। ऑथर कौन है? तो ऑथर यहाँ पर एम्बेसडर है ऑफ नॉर्वे टू इंडिया। अब ऑथर का ये कहना है ये जो मूवी है इसको देखकर आपको लगेगा कि नॉर्वे कैसा अनकेयरिंग कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, और ये नॉर्वेजियन पर्सपेक्टिव को यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। द फिल्म प्रोजेक्ट्स कल्चरल डिफरेंसेस इज द प्राइमरी फैक्टर इन द केस विच इज कम्प्लीटली फॉल्स।
ऑथर का ये कहना हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस में डिफरेंस है, लेकिन जो इंडिया की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इसकी ये रिस्पेक्ट करते हैं, बट आर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आर नॉट डिफरेंट. अ मदर्स लव इन नॉर्वे इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ मदर्स लव इन इंडिया. चाइल्ड वेलफेयर केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे का इंटरेस्ट है इसको हम सबसे ज़्यादा पैरामाउंट रखते हैं. व्हेन द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड कन्फ्लिक्ट में आते हैं विद द इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो राइट्स ऑफ द चाइल्ड है ये यहाँ पर प्रेसिडेंस लेता है, इसको ज़्यादा ऊपर रखा जाता है. और फिर ये बताया गया कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि नॉर्वे में रहते हैं. इंडियंस मेक अप द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स इन द नॉर्वे आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और ये यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ के लिए. ये सब यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, नॉर्वेजियन पर्सपेक्टिव बताया है. नेक्स्ट है ट्रायम्फ ऑफ सॉफ्ट पावर. तो इंडिया को 2 ऑस्कर्स मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है. India's recent success at the 95th Academy Awards with 2 awards for Best Original Song जो कि नाटू नाटू and Best Documentary Short Film जो कि The Elephant Whisperers. The film shares a common thread. जो इंडिया का ग्लोबल कम्युनिकेशन है ऑन डाइवर्सिटी, इसको यहाँ पर ये ग्लोबल स्टेज पर लेकर गया है. Further enhancing Indian cinema's soft power in unique ways. In contemporary times, India has taken nascent but concrete steps. और जो हमारा सिनेमा है इसको ग्लोबली कम्युनिकेट किया जा रहा है. RRR brings to the silver screen the stories of 2 tribal heroes, जिसमें अलूरी सीताराम राजू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं. ये एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने जो कि इन्वॉल्व थे इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश इन 1897 और 1898. ये सन्यासी बन गए थे 18 साल की उम्र में एंड गेन्ड अ मिस्टिकल ऑरा अमंग द हिल एंड ट्राइबल पीपल, क्योंकि इनको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, मेडिसिन का ज्ञान था, और इनके पास एबिलिटी थी कि वाइल्ड एनिमल्स को टेम कर सकते थे. एट अ वेरी यंग एज इन्होंने क्या किया था, जो हिल लोगों का यहाँ पर डिसकंटेंट था इन गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, इन्होंने इसको चैनल किया था. और उसके बाद हमें गुरिल्ला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश. गुरिल्ला वॉरफेयर इज अ फॉर्म ऑफ इरेगुलर वॉरफेयर इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कॉम्बेटेंट्स यूज मिलिट्री टैक्टिक्स इंक्लूडिंग एम्बुशेस, साबोटाज, रेड्स, पेटी वॉरफेयर. जो कॉलोनियल रूल है इन्होंने ट्राइबल्स को ये कहा कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू कहा जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड को सिक्योर करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये कहा गया था ट्राइबल्स को कि आप यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो. ही बिकेम इन्वॉल्व इन एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं फॉरेस्ट में, और इनको ये कहा गया कि आप यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो. और जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिसकंटेंटेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश ये इंक्रीज होने लग गया. और उसके बाद होता है रामपा रिबेलियन या तो मनियम रिबेलियन ऑफ 1922. रामपा रेबेलियन कोइंसाइडेड विद द महात्मा गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इन्होंने लोगों को परसुएट किया कि आप खादी पहनो और ड्रिंकिंग मत करो. बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया यहाँ पर सिर्फ फोर्स की वजह से ही लिबरेट हो सकता है, ना कि नॉन वायलेंस की वजह से. और इनको यहाँ पर मनियम विरुडू भी कहा जाता है, हीरो ऑफ द जंगल बाई लोकल विलेजर्स फॉर हिज हीरोइक एक्सप्लॉइट्स. 1924 में इनको यहाँ पर पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, टाइड टू अ ट्री एंड शॉट बाई अ पब्लिक एग्जीक्यूशन, जिसके बाद ये आर्म्ड रिबेलियन खत्म हो जाता है. मैं काफ़ी दिनों से कमेंट्स देख रही हूँ कि आप यहाँ पर कमेंट करते हो कि यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस किया जाए. स्टैटिक पोर्शन लिमिटेड ही डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा है. अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं बासल नॉर्म्स को डिस्कस कर दूँ, तो बासल नॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट 1 आवर चाहिए होता है, तो उसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. स्टैटिक पोर्शन आपको खुद से ही कवर करना पड़ेगा. अगर आप ये सोचो कि एनालिसिस में स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, तो बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इतना नहीं हो पाएगा. By communicating the importance of India's tribal communities and exploring contemporary lessons such as sustainability in a unique and simple manner. ये क्यों बताया गया, तो बेसिकली यहाँ पर जो शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को यहाँ पर ऑस्कर्स मिला है, तो ये यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी की कहानी है. कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी को यहाँ पर दिखाया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है कटुनयक्कन. ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रिसाइड करती है ये आपको पता होना चाहिए. और बाकी मुदुमलाई के बारे में हमने डिस्कस किया ही, तब मुदुमलाई कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. बैटिंग ऑन नेशनल चैंपियंस, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री की बात करें, तो डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है पैसा. अगर वो डेवलपिंग कंट्री, इसका मतलब ये है कि उसकी सरकार के पास ज़्यादा टैक्स तो नहीं आ रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है. ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडिया में की गई, तो हमें उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जा रहा है, वो सब यहाँ पर ऑथर ने बताया है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज हैज टेकन ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ ए मैजिक बुलेट. बेसिकली ये नेशनल प्रोग्रेस का बैरोमीटर होता है, और अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं.
अगर सरकार यहाँ पर 100 रुपये लगाती है तो प्राइवेट भी यहाँ पर 150 रुपये लगाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, ये एक नेसेसिटी बन चुका है। द ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे फाइनेंस किया जाएगा, तो यहाँ पर टैक्स रेवेन्यूज़ के ऊपर रिलाई किया जाता था या तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोरो करती थी। लेकिन इसकी वजह से एक ट्रैप हो जाता था। ट्रैप कैसे हो जाता है, क्योंकि जो पुअरर इकॉनमी होती है ये बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू नहीं जनरेट करती, इनका टैक्स रेवेन्यू बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ही कर सकती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है ये कम हो जाता है। अटेम्प्टिंग टू ब्रेक द साइकिल बाय इंक्रीजिंग पब्लिक बोरोइंग, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो सकता है। तो अगर सरकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरो करेगी तो जो प्राइवेट है उसके लिए बोरो करने के लिए जो पैसा बचेगा ये बहुत कम बचेगा। हाउ डज वन गेट अराउंड दिस, तो बेसिकली इस लूप से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज किया जाए, कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर पार्टिसिपेट करे और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करे। अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए उनको कुछ यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको टारगेटेड सब्सिडीज़ देंगे। और उसके बाद 2000s में इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अरेंजमेंट एंड टिल द गवर्नमेंट फैसिलिटेटिंग, गवर्नमेंट्स ने ये कहा कि हम आपको लैंड एक्वायर करके दे देंगे, हम आपको प्राइमरी कमोडिटीज़ अवेल कराएंगे, हम आपको आसानी से क्रेडिट प्रोवाइड करा देंगे फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Armed with these implicit and explicit subsidies, private sector got to construct and run the projects। जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट बनाता तो उसको यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि बेसिकली जो भी उसने पैसा लगाया ये वापस ले ले। While a lot of infrastructure did get built under the program, लेकिन पीपीपी मॉडल में बाद में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया, कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन नहीं पाए, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यहाँ पर एनपीए इंक्रीज हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर करप्शन का एक्विजिशन होने लग गया और 2014 में सरकार बदल गई। अब सरकार के बदलने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट पावर में आती है तो एनडीए गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर इट हैज़ मॉडिफाइड द पीपीपी अप्रोच। अब इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच को कैसे मॉडिफाई किया गया, तो ऑथर का ये कहना है इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग है ये यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में दे दी। रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी एंड कम्युनिकेशंस, ये यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस को दे दिया, और इसको नेशनल चैंपियंस मॉडल कहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स को पिक कर लिया और ये कहा कि आपको इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाना है। अब इस प्रॉब्लम में, अब ये जो यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट का प्लान है इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, टू इंसेंटिवाइज नेशनल चैंपियंस टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद भी यहाँ पर गवर्नमेंट को सब्सिडी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ती टू कवर द कॉस्ट, तो ये है तो पीपीपी मॉडल। देयर आर हाउएवर 3 न्यू एस्पेक्ट्स। अब ये 3 नए एस्पेक्ट्स कौन से हैं, पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनने में बहुत लंबा समय लगता है और उसके बाद ये रिटर्न्स जनरेट करते हैं, और रिटर्न्स भी एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं जनरेट करते हैं, लंबे समय तक रिटर्न्स जनरेट करते हैं, तो कहीं जाकर कॉस्ट रिकवर होती है। टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोजेक्ट्स दीज चैंपियंस नीड टू बी गिवन कंट्रोल ओवर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। तो उनको प्रोजेक्ट्स की लंबे समय तक कंट्रोल दिया जाता है, उसके बाद ही सरकार प्रोजेक्ट खुद के पास लेती है। द नेशनल चैंपियंस मॉडल हैज़ सम प्रॉब्लम्स, द डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ दीज कॉन्ग्लोमरेट्स विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसकी वजह से ये यहाँ पर टू बिग टू फेल हो चुके हैं कि अगर ये फेल हो गए तो आपने इनको इतने सारे प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रुक जाएंगे, और आपने जो इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है, आपने इनको एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड किया, ये सब कुछ यहाँ पर एनपीए बन जाएगा। तो आपने बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्ग्लोमरेट्स बना दिए हैं जो कि टू बिग टू फेल हो चुके हैं। अगर ये फेल होगा तो इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। द लॉन्गर इट टेक्स फॉर प्रोजेक्ट्स टू जनरेट लार्ज कैश फ्लोज द ग्रेटर विल बी द नीड फॉर द स्टेट, की स्टेट यहाँ पर इनको एक्सेस टू एडिशनल कैश फ्लोज प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, अब डीपर इशू ये है इज विद रिगार्ड टू द प्रोपोजिशन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन यहाँ पर सोल्यूशन है इंडिया के ग्रोथ एस्पिरेशंस के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर जो पीपीपी मॉडल है ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट इसको सही से करना है। India is at inflection point in its development path. It has bet on a development model based on domestic demand driven production structure powered by soft and hard infrastructure, जो कि कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, और ये हमें एक एशियन पैराडाइम दिख रहा है और हमें इसको लेकर बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 2 सेट्स ऑफ रूल्स इन द हाउस। अभी 2 सेट्स ऑफ रूल्स क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज़ देता है, इनको कुछ प्रिविलेजेस देता है। इनको क्यों प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कि ये अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकें एफिशिएंटली, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं। अगर इन राइट्स और इम्यूनिटीज़ को वायलेट किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो चुका है। तो पार्लियामेंट के पास राइट है कि अगर यहाँ पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है तो प्रिविलेज मोशन मूव करके पनिश किया जा सकता है।
इन द राज्यसभा अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ये यहाँ पर एमपी भी रेस कर सकते हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद भी रेस कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को फिर कंसीडर करने के लिए या तो हाउस कंसीडर करता है या तो रेफर किया जाता है टू द कमिटी ऑन प्रिविलेजेस फॉर एग्जामिनेशन। तो प्रिविलेज मोशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, मैरिज लेस नैरो। तो यहाँ पर बेसिकली सेम सेक्स मैरिज की बात की गई है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एफिडेविट सबमिट किया जिसमें ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेम सेक्स मैरिज के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट में ये कहा था, राइट टू बी पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पुट्टा स्वामी। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो पिटिशनर्स आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग केस विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू प्राइवेसी। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दिस राइट टू बी पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पुट्टा स्वामी। मैरिज लॉस आर देन नो मेयर पॉलिसी मैटर, और गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजंस देने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पर सेम सेक्स कपल मैरिज के अगेंस्ट क्यों है। वन रीज़न जो कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि बेसिकली जो यहाँ पर यूनियन हो सकता है बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच का ही हो सकता है, और जो यहाँ पर पर्सनल लॉस का डेलिकेट बैलेंस है ये कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो यहाँ पर रिलीजन में मैरिजेस होती हैं ये गवर्न होती है ना पर्सनल लॉस के द्वारा, तो बाकी अगर यहाँ पर इंटर रिलीजन मैरिज है तो उसके लिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट है। देयर इज वन एक्सेप्शन, द स्पेशल मैरिज एक्ट, अ सेक्युलर लॉ विच वर्क्स अलॉन्ग साइड रिलीजियस पर्सनल लॉस। तो यहाँ पर जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको रिकॉग्निशन दिया जा सकता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। The Special Marriage Act does make several references to the terms husband and wife. Under same-sex marriages, there will of course continue to be husbands and wives. तो basically यहाँ पर जो same-sex marriages हैं उनको recognize किया जा सकता है under Special Marriage Act. The argument for the sanctity of marriage only makes sense जब हम यहाँ पर religious personal laws की बात करते हैं. The concept of sanctity is a religious one and the understanding that marriage is sacred relies on religious notions. लेकिन अगर आप यहाँ पर Special Marriage Act की बात करो तो आप जो स्पेशल सेम सेक्स मैरिजेस है उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर सकते हो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली मेड इट क्लियर कि हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखना चाहिए ना कि पॉपुलर मोरालिटी को। पॉपुलर मोरालिटी का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग किस बात को मानते हैं, तो आपको उसकी तरफ नहीं जाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या सही है आपको ये सोचना है कि बेसिकली यहाँ पर जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनके पास भी राइट्स हैं और उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। द गवर्नमेंट कांट डिनाई एनी वन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू इक्वालिटी एंड प्राइवेसी सिंपली क्योंकि ये पॉपुलर मोरालिटी के अगेंस्ट जाता है। नेक्स्ट एक कोalition सेंड्स मैसेज टू बीजिंग, इंडियन नेवी जॉइंस ड्रिल इन द पैसिफिक। तो बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स कर रहे हैं। इसका नाम है सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइजेस। और हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो ईरान है, जो रशिया है, जो चाइना है, ये भी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड 2023। मोजाम्बिक की यहाँ पर बात की गई है और यहाँ पर एक साइक्लोन आया जिसका नाम है फ्रेडी और काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये न्यूज़ में था, रीजन तो क्यों था? तो इस साइक्लोन फ्रेडी की वजह से न्यूज़ में था। इसमें भी एक प्रोविंस की लोकेशन है जो कि है जाम्बेजिया। द क्रेडिट स्विस लाइफलाइन एंड इट्स इम्पैक्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है कि यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, फिर यहाँ पर एक यूरोपियन बैंक टर्मोइल में है। मैंने आपको ये बताया था कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये यहाँ पर कोलैप्स क्यों हुआ, तो बेसिकली इनके पास जो सिक्योरिटीज़ थी उसकी वैल्यू में फॉल हो गया। अब उसकी वैल्यू में फॉल कैसे हो गया ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है ये लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं ये ओल्ड बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे और ये नए बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। नए बॉन्ड्स यहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे। अब नए बॉन्ड्स यहाँ पर ज़्यादा यील्ड दे रहे हैं और पुराने बॉन्ड्स ये ले नहीं रहे हैं, तो पुराने बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ योर बॉन्ड विल हैव टू बी लोअर्ड, कि जिसकी वजह से इसकी यील्ड यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। और जब यहाँ पर प्राइस लोअर होगा द कूपन रेट इंक्रीजेस, जो यहाँ पर यील्ड है ये इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि फेस वैल्यू यहाँ पर कम होगी जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। एज यील्ड्स ऑन अ सिक्योरिटी गो अप, इसका प्राइस यहाँ पर नीचे जाता है और जिसकी वजह से हमने देखा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इन सब की मार्केट वैल्यू जो है ये यहाँ पर कम हो गई। एंड सच अ रैपिड राइज इन रेट्स इन सच अ शॉर्ट टाइम कॉज द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीवियसली इशूड बॉन्ड्स टू फॉल। इंडिया में कितने तक के डिपॉजिट इंश्योर्ड है? तो इंडिया में डिपॉजिट अप टू ₹5 लाख ये इंश्योर्ड है विद द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर
आपके 50 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में, तो अगर बैंक यहाँ पर फेल होता है तो आपको 5 लाख रुपए ही आपके इंश्योर्ड है। हाउएवर गवर्नमेंट और आरबीआई स्टेप इन करते हैं अगर कोई यहाँ पर प्राइवेट बैंक फेल हो रहा हो। आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। जापान साउथ कोरिया समिट, अभी न्यूज़ में क्यों है कि जापान साउथ कोरिया की समिट हो रही है, तो बेसिकली दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। अब दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया और चाइना को कंटेन करना ज़रूरी है और उसके लिए इन दोनों कंट्रीज़ का साथ आना ज़रूरी है। जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस इतने ख़राब क्यों थे, तो इसका रीज़न ये था कि जापान ने बेसिकली यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला को कैप्चर कर रखा था और जिसकी वजह से यहाँ पर जापान ने यहाँ पर लोगों से फोर्स लेबर कराया, जो कि अब कोरिया का ये कहना है कि जापान को यहाँ पर रीपेरिशंस पे करने चाहिए। जापान यहाँ पर रीपेरिशंस पे कर चुका है लेकिन ये उतने नहीं है जितना पे करने की ज़रूरत थी। The two US allies who have been at odds over their history are seeking to form a united front driven by shared concerns about a restive North Korea and a more powerful China. जापान ने कोरियन पेनिनसुला को कॉलोनाइज किया था बिटवीन 1910 एंड 1945 और जापानीज नेम्स को इम्पोज किया, जापानीज लैंग्वेज को इम्पोज किया कोरियंस के ऊपर। इसके अलावा कोरियंस का यूज़ किया गया फोर्स्ड लेबर में, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में। जापान अभी तक $800 मिलियन दे चुका है रीपेरिशंस में, लेकिन ये पैसा कभी तक विक्टिम्स तक पहुंचा ही नहीं। What is at stake for the region? Improved ties between South Korea and Japan could pave the way for the two US allies कि ये ज़्यादा कोऑपरेट करें और जो यहाँ पर कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है रिलेटेड टू चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, इसके ऊपर फोकस किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पर ईरान सऊदी डील। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान सऊदी डील जिसको कि यहाँ पर चाइना ने ब्रोकर किया, वॉट द गैम्बिट होल्ड्स फॉर बीजिंग। तो बेसिकली इससे हमें ये दिख रहा है कि ये जो शी जिनपिंग है ये दिखाना चाहते हैं कि चाइना जो है ये इंटरनेशनल पीस मेकर है। और अगर हम इस रीजन की बात करें, वेस्ट एशिया रीजन की बात करें, तो यहाँ पर यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम यूएस का घटता इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। जो यूएस का इन्फ्लुएंस है ये यहाँ पर डिमिनिश हो रहा है। चाइना वॉज क्लियरली प्रोएक्टिव इन परसुइंग एन अचीवमेंट इन अ रीजन, जो कि यूएस, जहाँ पर हमें यूएस की इन्फ्लुएंस दिखती थी। यूएस ने इसको वेलकम किया क्योंकि यूएस का बेसिकली ये कहना है कि रीजन में लास्टिंग पीस आना चाहिए, कोई भी इसको ब्रोकर करे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यूएस वेलकम द एग्रीमेंट इमीडिएटली डिस्पाइट इट्स कन्फ्रंटेशनल रिलेशंस विद चाइना, सेइंग इफ इट ब्रॉट लास्टिंग पीस, तो मैटर नहीं करता कि किसने इसको यहाँ पर ब्रोकर किया है। आगे हम चलते हैं। पतंजलि एफपीओ प्रोसेस टू बिगिन इन अप्रैल, रामदेव। तो बेसिकली यहाँ पर शेयर्स जो है इसको फ्रीज कर दिया गया। क्यों फ्रीज कर दिया गया? क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग किसी लिस्टेड एंटिटी में 25% होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 25% होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। आईपीओ या एफपीओ क्या होता है? तो आईपीओ जब पहली बार शेयर्स मार्केट में लेकर आया जाता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब उसके बाद लाए जाते हैं सब्सिक्वेंटली तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। उसके बाद आप पे कर सकते हो वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशनड ईमेल आईडी, और ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।